दोस्तों, सूरत के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति रहा करते हैं जिसका नाम अमन है। अमन जो है कि वो कई कंपनियों का मालिक है और उन्होंने अपनी सारी कंपनियों पे मैनेजर रखे हुए हैं और मैनेजर जो हैं कंपनियों का सारा लेखा जोखा उन्हें घर पर ही दिखा दिया करते हैं। यानी कि रुपये पैसे का उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से उनका समय व्यतीत हो रहा है। वह घर पर अपने परिवार के साथ रहा करते हैं। उनका एक लड़का है जिसका उम्र 16 साल है। एक दिन वह अपने गार्डन में बैठ करके सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे और साथ में चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी अचानक उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने के लिए उसके पास आता है। अमन बैठे बैठे अपने बेटे और उसके दोस्त को देख रहे थे और फिर देखने के बाद उसे अपने एक दोस्त की याद आ जाती है। उसके बाद जो अमन है वह अपने दोस्त से मिलने का फैसला करते हैं और घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए कहने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। तो उनकी पत्नी पूछने लगती है कि कौन सा दोस्त और किससे मिलने के लिए जाना है, कहाँ मिलने के लिए जाना है। तो वह कहते हैं कि मैं अपने दोस्त प्रीतम से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब इस नाम को सुनते ही उनकी पत्नी एकदम से इस बात के लिए तैयार हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूँ, हम दोनों चलेंगे मिलने के लिए उनसे। पत्नी सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी जो वह अमन होता है वह बाहर आते हैं और बाहर आकर अपने बेटे को भी तैयार होने के लिए कहने लगते हैं। अब बेटा जो है वह पूछने लगता है कि पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिर अमन कहते हैं कि एक खास आदमी है और उनसे तुम्हें मिलना है। इस बात को सुनकर के बेटा कहते हैं कि पिताजी आप चले जाइए, मुझे नहीं जाना है। तो फिर अमन कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हारा मिलना उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बेटा भी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर सभी लोग तैयार होकर वहाँ से निकलने लगते हैं। धीरे धीरे सफ़र तय होने लगता है और सफ़र तय करने के बाद सीधा वो लोग बिहार पहुँच जाते हैं। अब बिहार आने के बाद अमन नाम का व्यक्ति जो होता है वह वहीं के नज़दीकी बैंक में जाता है और बैंक में जा कर के लगभग 10 से 12 लाख रुपया निकाल लेता है और फिर गाड़ी में बैठने के बाद फिर से दोबारा सफर तय करने लगते हैं। अब जैसे ही बेटा देखता है कि पिताजी ने ढेर सारे रुपये निकाले हैं तो वह पूछने लगते हैं कि पिताजी आपने इतने ढेर सारे पैसे क्यों निकाले। इस बात को सुनकर पिता मुस्कुराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा इन पैसों की ज़रूरत है, किसी का मुझ पर कर्ज है, उस कर्ज को मुझे चुकाना है। अब यह बात बिल्कुल भी बेटे को हजम नहीं होती है क्योंकि उनके पिता के पास बहुत पैसे थे, इसलिए उनके पिता के पास कर्ज होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो वह कहने लगते हैं कि पिताजी आप क्यों मेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं, आपके ऊपर भला किसका कर्ज है। तो वह कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद तुम मुझे बताना कि मेरे ऊपर कर्ज है या नहीं है। तो बेटा भी इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और माँ इन बात को सुन करके समझ चुकी थी कि उनका पिता जो है अपने बेटे को अब कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं। तो इसी वजह से वह गाड़ी में बैठे बैठे मुस्कुराते रहती है और पिता अपने बेटे को कहानी सुनाने लगते हैं। वह कहते हैं कि बेटा, समय था 1990 का। 1990 के दशक में हम लोग बिहार में रहा करते थे और मेरी शादी होने वाली थी। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था प्रीतम। प्रीतम की शादी पहले ही हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। बड़ा लड़का था और छोटी लड़की थी। वैसे तो मेरा नाम अमन है, लेकिन प्यार से मेरा दोस्त प्रीतम और उनकी पत्नी मुझे नन्हे नन्हे कहा करते थे। मुझे छोटे भाई के तरह प्यार दिया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली थी और मैं कोई अच्छा सा रोजगार ढूंढ रहा था कि मुझे कोई अच्छा सा रोजगार मिल जाए और मैं अपने ज़िंदगी को अच्छे से व्यतीत कर सकूं। इसी समय मेरे अड़ोस पड़ोस वाले मेरी शादी की चिंता करने लगते हैं क्योंकि मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। इसीलिए मैं बचपन से ही यहीं पर पड़ोसी के पास ही समय बिताया करता था, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रीतम के यहाँ समय बिताया करता था और वह मेरी ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखा करते थे और मुझे बड़े भाई के तरह हमेशा
अच्छी बातों को समझाया करते थे। अब जब पड़ोस वाले मुझे शादी के लिए कहने लगते हैं तो मैं भी शादी कर लेता हूँ, लेकिन शादी के बाद मुसीबतें आना चालू हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद मैं अकेला तो रह नहीं गया था, अब मुझे घर भी बसाना था और घर के अंदर घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं इन्हीं सब बातों से बहुत परेशान रहा करता था, लेकिन जब भी मैं प्रीतम से इन्हीं सारी बातों को कहा करता था तो वह मुझे कुछ न कुछ सहारा दे दिया करते थे और कहा करते थे कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन सभी बातों से मैं काफ़ी परेशान हो गया था, इसलिए मुझे अब बड़ा कुछ करना था। तो मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ और वहाँ जाकर वहीं पर रहकर मेहनत मजदूरी कर अपना भरण पोषण करूँ। मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन बाहर जाने के लिए भी पैसे लगते हैं और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके बाद सन 1992 में मैं अपने दोस्त प्रीतम के पास जाता हूँ। वहाँ पर उनकी पत्नी शारदा बैठी हुई थी और हम दोनों पति पत्नी उनसे बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में मैं उन्हें बता देता हूँ कि मुझे बाहर जाना है और बाहर जाने के लिए मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना है। और फिर मैं कहता हूँ कि यार ऐसा कर, मेरा जो ज़मीन है उसको बेच दो और उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं कुछ रोजगार कर लूँगा। लेकिन तभी प्रीतम और उनकी पत्नी कहने लगता है कि अरे ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो कि तुम जमीन बेचने की बात करने लगा। और वैसे भी उस समय जमीन का उतना कोई भाव नहीं था और इसी वजह से वह कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कितना पैसे की ज़रूरत है। तो फिर मैं बताता हूँ कि लगभग 10,000 रुपये की अगर इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छी होगी, उन पैसे से मैं अपना रोजगार चला सकता हूँ। इसके बाद वह अपने पत्नी का कुछ जेवर अपने पास रखे हुए थे, उन जेवरों को लेकर एक सोनार के पास जाता है और उन्हें 10,000 रुपये में गिरवी रख देता है और फिर वह जो पैसा उन्हें मिलता है उन पैसों को ला करके मेरे हाथ में दे देते हैं। अब जब उन पैसों को मैं अपने हाथ में देखता हूँ तो मैं पूछने लगता हूँ कि दोस्त तुमने यह पैसे कहाँ से लाया है? तो वह मुझे बता देता है कि इसी तरह से तुम्हारी भाभी का मैंने जेवर गिरवी रख दिया है, बाद में पैसा कमा कर उन्हें छुड़ा लूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और अपनी जिंदगी को तुम अच्छे से व्यतीत करो, यह पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हें इन पैसों को कभी भी लौटाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो इतना हक तो मेरा बनता ही है। ऐसा कहकर वह मुझे पैसे दिए और फिर मुझे जाने के लिए कह दिए। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर सीधा सूरत आ जाता हूँ और सूरत में आकर छोटा मोटा काम शुरू कर देता हूँ। उस काम को मैं दिन रात मेहनत लगाकर करता हूँ। मेहनत करने के बाद मेरा जो काम है वह बहुत अच्छे तरीका से चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ मेरी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, जिन कंपनियों को आजकल तुम देखा करते हो। और मैं ढेर सारी तरक्की करने लगता हूँ, लेकिन इन सारी तरक्की के दौरान मैं अपने दोस्त को बिल्कुल ही भूल गया कि इस काम को चालू करने के लिए उन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे। अब जैसे ही मैं उस दिन बैठकर चाय पी रहा था और तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने के लिए आया हुआ था, तो एकदम से तुम्हारे दोस्त को देखकर मुझे मेरे दोस्त की याद आ गई और मैंने फैसला किया अपने दोस्त से मिलने का। और यह पैसे जो मैंने निकाले हैं बैंक से, यह पैसे उसी 10,000 रुपये के बदले हैं। इन पैसों को उन्हें दूंगा और कहूंगा कि यह पैसे तुम्हारे हैं जो तुमने मुझे दिए थे। इस बात को सुनकर के बेटा एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि पिताजी, इस बात को आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो पिता कहने लगते हैं कि बेटा कैसे बताते, हम तो इन बातों को बिल्कुल ही भूल गए थे, क्योंकि फिलहाल अब तक इन बातों का 20 साल बीत चुके थे। 1992 में अमन बिहार को छोड़कर सूरत गए हुए थे, लेकिन फिलहाल समय था 2012 का और पिता कहता है कि ना ही हमारी कोई संबंधी इस गांव में रहता है जिसकी वजह से इस गांव की भी याद आते रहे। तो इस बात को सुनकर के उनका जो बेटा होता है वह प्रीतम से मिलने के लिए एकदम से उत्सुक हो जाते हैं और वो देखना चाहता है अपने पिता के उन दोस्त को जिनकी वजह से वो सभी लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। धीरे धीरे सफर बीता और फिर लगभग शाम के समय वह लोग उनके घर के पास पहुंच गए थे। बड़ी सी गाड़ी लेकर वह प्रीतम के सामने खड़े हो गए थे और यह बात देखकर गांव के कुछ लोग उन्हें बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि प्रीतम जी के घर का हालत
बहुत ही ज़्यादा खराब थी और फिलहाल देखने से ऐसा लग रहा था कि कई सालों से इस घर का कोई मरम्मत नहीं हुआ है। यह बात अमन को भी महसूस होता है और उसके बाद वह अपने गाड़ी से नीचे उतरता है और सीधा उस घर के अंदर जाने लगता है। अब गांव का माहौल था तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, तो अमन सीधा अपने परिवार को लेकर उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर प्रीतम और उनकी पत्नी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे ही सूट बूट वाले व्यक्ति उनके घर घुसते हैं तो एकदम से वह हैरान हो जाते हैं। तभी प्रीतम कहते हैं कि हाँ भाई, आप कौन हैं? आप इस तरह से घर के अंदर घुसे क्यों आ रहे हैं? इस बात को सुनकर अमन मुस्कुराने लगते हैं। इधर उनकी जो पत्नी थी वह भी मुस्कुराने लगती है। तभी जो अमन है वह कहने लगते हैं कि साहब, मुझे यहाँ एक व्यक्ति से मिलना है। तो जो प्रीतम होता है वह यह देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके पहनावे से यह लग रहा था कि यह कोई करोड़पति व्यक्ति है। तभी वह इससे साफ कह रहा है। तो फिर प्रीतम कहने लगते हैं कि अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हैं? साहब तो आप हैं और आप मुझे साहब कह रहे हैं। तभी अमन कहने लगते हैं कि नहीं साहब, मेरे लिए तो साहब आप ही हैं। अगर आप नहीं होते तो आज मैं ऐसा नहीं होता। इसके बाद प्रीतम कहने लगता है कि देखो भाई, मजाक मत करो, मजाक बहुत हो गया। तुम यह बताओ कि तुम कौन हो? तो जो अमन होता है वह कहने लगता है कि साहब, वैसे तो मेरा नाम अमन है, लेकिन प्यार से मुझे कुछ लोग नन्हे नन्हे कहकर पुकारा करते थे। अब जैसे ही प्रीतम और उनकी पत्नी यह बात सुनते हैं कि कोई उसे नन्हे नन्हे कहकर पुकारा करता था, तो एकदम से उन्हें नन्हे की याद आ जाता है और वे लोग गौर से देखकर पहचान लेते हैं कि ये वही नन्हे हैं जिन्हें वह 10,000 रुपये दिए थे और वह इस गांव को छोड़कर चला गया था। और एकदम से वह जो प्रीतम होते हैं उनके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह भाग कर आते हैं और नन्हे को गले से लगा लेते हैं और कहने लगते हैं, अरे नन्हे, तुम तो पूरा बदल गया है और देखने से बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है। और जब प्रीतम गले से लगाता है तो अमन के आंखों से भी आंसू आने लगता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। अब जैसे ही थोड़ा सा माहौल शांत होता है तो जो अमन की पत्नी होती है वह प्रीतम जी के पैर छूने लगती है। अब गांव के कुछ लोग यह सब देखकर एकदम चौकन्ना हो गए थे और वह घर के अंदर ताका झांकी कर रहे थे। जैसे ही वह देखते हैं कि एक करोड़पति व्यक्ति गाड़ी में बैठकर और उनके घर आए हुए हैं और उसके बाद उनकी पत्नी इन गरीब लोग का पैर छू रही है, तो वह लोग भी हैरान हो जाते हैं। तो घर की दीवारों से कान लगाकर सुनने लगते हैं। तभी जो प्रीतम जी के पत्नी होते हैं कहने लगती है कि अरे, इसी तरह से खड़े खड़े बात करोगे या इनको बैठने के लिए भी पूछोगे? इसके बाद जो प्रीतम होते हैं उन सभी को बैठाते हैं और बैठाने के बाद उनसे हाल चाल पूछने लगते हैं। तो जो अमन होता है वह प्रीतम जी को पूरी बात बताने लगता है और कहने लगता है कि गुजरात के सूरत में मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वहां पर रहकर मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल चाल है? यह अपना क्या हाल बना रखा है? इस बात को सुनकर प्रीतम जी और उनकी पत्नी एकदम से खामोश हो जाते हैं और उनके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई देने लगता है। तभी जो अमन होता है वह प्रीतम का हाथ अपने हाथ पर रखता है और कहता है कि दोस्त, तुम बेशक मेरा दोस्त है, लेकिन तुम मेरे बड़े भाई से कम नहीं है, क्योंकि शायद तुम अगर उस टाइम मेरी मदद नहीं करता तो मैं इतना बड़ा व्यापारी नहीं बन पाता, तो मैं बिजनेस नहीं कर पाता और मेरे इतने बड़े बिजनेस नहीं हो पाते। अगर तुम्हें कैसी भी समस्या है तो मुझे बेहिचक होकर अपनी समस्या बता सकते हो। आखिर क्या हुआ है ऐसा जो तुम्हारी हालत ऐसी है? उसके बाद वह जो प्रीतम होते हैं उनसे अपनी बातें बताने लगते हैं। कहते हैं कि जब तुम यहाँ से चला गया था तो मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दे दिए थे, तो उसके बाद हम दोनों पति पत्नी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उन जेवरों को तो हम छुड़ा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवार के अंदर बहुत कुछ चेंज होने लगता है। मेरी तबीयत खराब होने लगती है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, और बेटी भी जवान होने लगती है। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगा और बीमारी के कारण मुझे कमाने के लिए नहीं जाया जाता है। मेरा बेटा जो कि बाहर मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति की मदद करना चाहता है और मेहनत करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, लेकिन कुछ भी कर ले
इतना पैसा वह कहाँ कमा पाता है। जो भी पैसा वह कमाता है उन पैसों से घर का खर्च चला करता है और साथ में मेरी बीमारी का खर्च भी हुआ करता है। मैंने अपनी बेटी को उसके मामा के यहाँ छोड़ रखा है ताकि घर का खर्च कुछ कम हो सके। और इन बातों को बताते हुए प्रीतम जी एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनकी पत्नी शारदा के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो अमन और उनकी पत्नी दोनों उन्हें संभालते हैं और उसके बाद उस ब्रीफकेस को, जिस ब्रीफकेस में ढेर सारे रुपये थे, उन ब्रीफकेस को उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं तो तुम्हारे पैसे को देकर तुम्हारे कर्ज चुकाने आया था, लेकिन लगता है कि अब तुम्हें इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रीतम कहने लगता है कि अरे भाई, मैं तो तुम्हें कह दिया था, यह तो कोई कर्ज नहीं है, यह तो हमारा प्यार है जो हमने तुम्हारे लिए किया था। वह लोग इसी तरह बातें कर रहे थे, तभी यहाँ पर जो प्रीतम होते हैं उनका बेटा आ जाता है, जो कि अभी तक बाहर में मजदूरी कर रहा था। अब इसके बाद वह जैसे ही अपने घर के अंदर इन लोगों को बैठा देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। तभी प्रीतम जी अपने बेटे को इशारा करते हैं और फिर अपने पास बुला करके बैठा लेते हैं और फिर वह अमन से कहने लगते हैं कि अमन, यह मेरा बेटा है जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की आर्थिक मदद करना चाहता है। तो अमन प्रीतम जी के बेटे से पूछने लगते हैं कि बेटा, तुम क्या करते हो? तो वह कहता है कि अंकल, पढ़ाई लिखाई तो किए थे, लेकिन परिवार की कंडीशन के कारण मुझे मेहनत मजदूरी ही करना अच्छा लगने लगा, तो मैं मेहनत मजदूरी ही किया करता हूँ और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी किया करता हूँ। इस बात को सुनकर के अमन उसे शाबाशी भी देते हैं और कहते हैं कि बेटा, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो वह जो प्रीतम होता है वह अपने पिता से इन सभी चीजों के बारे में पूछना चाहता है कि यह लोग कौन हैं और यहाँ पर कैसे आए हैं, और यह भाव उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अमन इन भावों को साफ साफ पढ़ लेता है और तभी वह प्रीतम जी के बेटे को बता देता है कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या जानना चाहते हो और तुम जो जानना चाहते हो उन सभी के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद अमन उठने लगता है, लेकिन तभी प्रीतम कहता है कि कहाँ ले जा रहे हो तुम इसे? तो अमन कहता है कि मेरे बीवी बच्चे यहीं पर हैं, तो तुम चिंता मत कर, तेरे बच्चे को किडनैप नहीं करूंगा, बस मुझे इससे कुछ काम है। ऐसा कहकर वह प्रीतम के बेटे को अपने साथ गाड़ी में बैठाता है और वहां से गाड़ी लेकर चल देता है। वह प्रीतम के बेटे से उसके मामा के घर का पता पूछता है और वहां से वह लोग सीधे प्रीतम जी के ससुराल पहुंच जाता है और वहां से प्रीतम जी के बेटी को लेकर सीधे घर पर आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद अमन कहने लगता है कि दोस्त देखो, बहुत हो गया, अब तुम्हें इस तरह से जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ढेर सारे रुपये पैसे हैं और अच्छा खासा मकान भी बना पड़ा है सूरत के अंदर, तो अब तुम लोग वहीं पर चलोगे और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करोगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बच्चों को मजदूरी भी बहुत कम मिला करता है। वहाँ पर तुम्हारा बेटा किसी न किसी कंपनी में, मेरी ही कंपनी में काम कर लेगा और तुम भी अपना जीवन जिया करो। मैं तुम्हारी बेटी का भी शादी वहीं पर करवाऊंगा। अब यह बातें सुनकर के प्रीतम कहने लगते हैं कि नहीं यार, हम यहीं पर ठीक हैं, तुम वहीं पर बना रहे और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो प्रीतम जी का बेटा है वह अभी तक भी संतुष्ट नहीं है और उसे नहीं पता कि यह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर मेरे पिता के पास क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद पूछ ही लेता है कि अंकल जी, आप कौन हैं और हमें अपने साथ ले जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तो वह जो अमन होता है वह बता देता है कि बेटा, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ और मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ। अब गांव वाले जो इस बात पर निगाहें टिकाए हुए थे, उन लोगों को भी पता चल जाता है कि यह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तो गांव के कुछ गवार लोग वहां पर आते हैं और आने के बाद उससे जान पहचान बढ़ाने लगते हैं। अमन इन बातों को समझ गया था और वह कहने लगते हैं कि ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं वह सभी बातें ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जाना है। तो अमन का दोस्त प्रीतम अमन से कहने लगते हैं, भाई अभी तो रात हो गई है, कल सुबह देखते हैं, आज रात तुम यहीं पर रुको और कल सुबह देखते हैं कि
क्या होता है। ऐसा कहकर प्रीतम अमन और अमन के परिवार को वहीं पर रोक लेता है और रात भर आपस में एक दूसरे से बातें करते रहता है। रात भर में उन लोगों ने तय कर लिया था कि वे लोग वहीं चले जाएंगे और वहीं पर अपना आगे की जिंदगी बिताएंगे। दूसरे दिन जो अमन होता है वह पूरे परिवार को लेकर वहां से सूरत अपने घर आ जाता है और वहीं पर उन्हें आदर सम्मान के साथ रखने लगता है। अमन ने प्रीतम की बेटी की शादी एक बहुत ही बड़े घर में तय कर दी थी और बेटे को कंपनी के अंदर मैनेजर बना दिया था। कुछ दिनों बाद प्रीतम के बेटे की भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी जो पत्नी होती है वह भी इसी घर के अंदर रहने लगती है। इसके बाद प्रीतम का बेटा अपने लिए एक अलग घर खरीदता है और उसके बाद उस घर में अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। प्रीतम और उनकी पत्नी शारदा कभी अमन के घर पर रहा करते हैं तो कभी अपने बेटे के घर पर और अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत करते हैं। अब गांव वाले भी जान चुके थे कि हमारे यहाँ का एक व्यक्ति वहां पर बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तो गांव के कुछ लोग उनके पास आने लगते हैं अपने अपने बच्चों का सिफारिश लेकर और कहते हैं कि हमारे बच्चे को भी अपनी कंपनी में काम दे दो ताकि वह भी अपनी भविष्य को बेहतर कर सके। तो वह गांव के कुछ व्यक्ति को भी काम पर लगा देता है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। और फिलहाल 2014 में प्रीतम जी की मौत हो चुकी है। उनका बेटा सूरत में ही रहा करते हैं और उनके भी 3 बच्चे हैं। अमन के बेटे की भी शादी हो चुकी है, उनके बेटे के भी 2 बच्चे हैं। अमन का बेटा और प्रीतम का बेटा दोनों एक दूसरे के इसी तरह से बहुत अच्छे मित्र हैं और प्रीतम का बेटा अमन के बेटे को अपना छोटा भाई जैसा मानते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे हौसले को बढ़ाने में मदद करें। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।